ट्रेन में बैठते ही नीरव तो लैपटॉप में मूवी देखने में मस्त हो गया और पायल खो गई अपने अतीत के गलियारों में, जहाँ वो और उसकी सबसे अच्छी सहेली रीत थी। दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करती थीं। दोनों स्कूल से कॉलेज हमेशा साथ ही रहीं। स्कूल और कॉलेज में दोनों की दोस्ती एक मिसाल थी। रीत हमेशा से ही एक कुशल छात्रा रही थी। साधारण नैन नक्श होने के बावजूद उसके चेहरे और बोलचाल के तरीके में जो आकर्षण था, वो किसी को भी दीवाना बना देता था। और इस आकर्षण से मेरे भैया भी कहाँ बच पाए थे। वो भी मन ही मन रीत को चाहने लगे थे, परंतु इजहार नहीं कर पा रहे थे। जब मन की बात उन्होंने मेरे समक्ष रखी तो मैं तो खुशी से झूम उठी, क्योंकि मैं खुद भी रीत को अपनी भाभी बनाना चाहती थी। पर मैंने अपने भाई की मदद करने से मना कर दिया और कहा, अपने प्यार का इजहार आपको खुद ही करना पड़ेगा। क्योंकि रीत से इस तरह की बात करने के अंजाम मैं बखूबी जानती थी। एक लंबा सा भाषण प्यार के खिलाफ और करियर पर ध्यान देने पर। धीरज ने अपने प्यार का इजहार खुद ही करने का फैसला किया और उसे कुछ दिन बाद ही मौका मिल गया, जब मैंने उससे आकर कहा कि मुझे और रीत को कंप्यूटर में एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें उसकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि रीत को कंप्यूटर में ना तो इंटरेस्ट है और ना ही समझ में आता है। फिर रविवार को जब धीरज की छुट्टी थी तो हम दोनों उसके पास आ गईं अपना प्रोजेक्ट बनाने। काफ़ी समझने के बाद भी जब रीत ठीक से नहीं कर पा रही थी तो धीरज ने उसे डांट दिया। डांट से रीत एकदम सहम गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। डरी और सहमी हुई रीत बहुत ही मासूम लग रही थी। उसे देखकर धीरज खुद पर काबू ही नहीं कर पाया और पायल से बोला, मैं कंप्यूटर इंजीनियर और तेरी भाभी तो कंप्यूटर का बेसिक भी सही से नहीं कर पा रही। इतना सुनते ही रीत उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगी और धीरज ने रीत के हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा कि तुम ही पायल की भाभी बनोगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रीत बिना कुछ कहे अपना हाथ छुड़ाकर चली गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर वो रुकी नहीं। फिर मैंने भाई से कहा, उसे मनाना इतना आसान नहीं है। अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो उसके पापा को मनाओ। फिर क्या था, धीरज ने पहले अपने मम्मी पापा को मनाया और फिर शाम को पहुंच गए सब रीत के घर उसके पापा से हाथ मांगने। और यूँ मुझे अपने कमरे में देखकर रीत ने एक साथ कई सारे सवाल कर दिए। तू कब आई? सुबह तेरे भाई को क्या हुआ? तथा क्या तुझे पता था कि वो मुझसे इस तरह की बात करने वाला है? तूने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? सांस तो ले ले, एक एक करके पूछ, तेरे हर सवाल का जवाब है मेरे पास। तभी रीत की मम्मी अंदर आती हैं और रीत से कहती हैं, जल्दी से कपड़े बदल कर बाहर आ जाओ। और पायल को कहती हैं, आओ तुम मेरी थोड़ी मदद करो। पर माँ, आप इसे कहाँ ले जा रही हो? मुझे इससे बात करनी है, रीत ने कहा। तैयार होकर बाहर आ जाओ, वहीं कर लेना, कहते हुए माँ और पायल बाहर चली गईं। रीत को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है और मामा करते हुए ऐसे ही बाहर आ गई। बाहर आते ही पायल के परिवार वालों को देखकर एकदम चौंक गई और अंदर लौट आई। बाहर से सबके हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थीं, पर रीत तो अंदर बहुत ही घबराई हुई थी। बहुत देर तक जब बाहर नहीं आई तो मैं खुद ही उसे लेने अंदर चली गई। जैसे ही मैं रीत के कमरे में आई, रीत ने मेरी बाजू कस के पकड़ ली और कहा, बिना मेरे सवालों के जवाब दिए तू बाहर क्यों गई? मुझे जवाब चाहिए। मैंने कहा, बहुत देर हो गई है, अब जल्दी बाहर चल, सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तेरे सवालों के जवाब भैया देंगे। कहते हुए मैं उसे बाहर ले आई। हल्के पीले रंग का सूट, कमर तक झूलती लंबी चोटी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। रीत ने अंदर आते ही पायल की मम्मी पापा को तो नमस्ते करी, परंतु भाई की तरफ देखा तक नहीं। पायल की मम्मी सरला जी ने रीत को अपने पास बैठा लिया। जहाँ रीत ने अभी तक धीरज की तरफ देखा तक नहीं था और दूसरी तरफ धीरज की नज़रें रीत से हटी नहीं रही थीं। तभी सरला जी ने कहा, मुझे और पायल के पापा को तो हमेशा से ही रीत जैसी बहू चाहिए थी और अब वो ही मेरे घर की बहू बनकर आ रही है। अपनी खुशी तो मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर पा रही हूँ। आज दिन को जब खाने पर बुलाने के लिए धीरज के कमरे में गई तो देखा दोनों भाई बहन बहुत गंभीर होकर कोई बात कर रहे हैं। पूछने पर पायल ने कहा,
भाई को एक लड़की पसंद है और सोच रहा है आपको और पापा को कैसे बताए। मैंने लड़की का नाम पूछा तो पता चला कि वो तो रीत है। रीत का नाम सुनते ही मैंने एकदम हाँ कर दी। तब धीरज ने कहा, आपकी हाँ का क्या करूँगा, जब उसके मन में क्या है पता ही नहीं है। तो बस आ गए रीत के मन की बात जानने। अब जब आप सब ने हाँ कर ही दिया है तो बस रीत अपने मन की बात बता दे तो आगे बात बढ़ाई जाए। तभी पायल ने कहा, आप सब तो तैयार हो, सभी की हाँ है, पर रीत को उसके मन की बात भैया को ही बताने दो। इन दोनों को आपस में तो बात करने दो। दोनों ने कभी एक दूसरे से बात तक नहीं करी। तभी सबकी सहमति से दोनों को दूसरे कमरे में भेज दिया बात करने। थोड़ी देर तक तो दोनों चुप रहे। तभी चुप्पी तोड़ते हुए भैया ने कहा, मैं तो ना जाने कब से तुम्हारा दीवाना हूँ, खुद भी भूल चुका हूँ, और आज ये मेरे फेवरेट रंग का सूट पहनकर मुझे और दीवाना कर रही हो। रीत ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। हम तो उनके दर पर उनसे अपने लिए ज़िंदगी मांगने आए थे, पर वो तो हमारे ही कत्ल के इरादे किए बैठे हैं, भैया ने कहा। तो रीत एकदम से बोली, अच्छा तो इंजीनियर साहब शायरी भी करते हैं। आपको देखकर बस ऐसे ही कुछ कह दिया। खैर वो छोड़िए, ये बताइए मिस अरोरा, क्या आप मिस धीरज कपूर बनना चाहेंगी। रीत बिना कुछ बोले आंखों से जवाब देकर बाहर आ गई। दोनों परिवारों की रजामंदी से जल्द ही रीत मेरे घर मेरी भाभी बनकर आ गई। शादी की अगली सुबह जब रीत अपने कमरे से बाहर आई, सब उसे देखते ही रह गए। लाल सुर्ख भरी हुई मांग, माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाए हुए थी। लाल सूट और लाल ही चूड़ा पहने बहुत ही प्यारी लग रही थी। रीत, क्या भैया जिम से आ गए? मेरे ऐसा पूछते ही रीत के कुछ भी कहने से पहले बुआ जी ने मुझे डांटते हुए कहा, माना रीत तुम्हारी दोस्त है, लेकिन धीरज तुमसे 5 साल बड़ा है, इसलिए आज से इसे भाभी कहना। बुआ जी बोली, बेटा अगर भाभी को शुरू से मान सम्मान और प्यार दोगे तभी तो ये घर हमेशा तुम्हारा होगा। बुआ जी की बात सुनते ही मैंने दोनों बाहें रीत के गले में डालकर कहा, प्यार तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत करते हैं, है ना भाभी जान। और हम दोनों हंसने लगे। रीत की नज़र सामने जिम से आते हुए भैया पर पड़ी और वो चुप हो गई। भैया ने पास आकर रीत के कान में धीरे से कहा, ये प्यार और हक मुझे कब मिलेगा। इतना सुनते ही रीत तो शर्मा गई और भैया अपने कमरे में चले गए। तभी मासी जी बोल पड़ी, सबके सामने कानों में बातें कर रहा है, जा बेटा अंदर जाके आराम से बात करके आ। और सभी लोग हंसने लगे। दिन में मौका पाते ही रीत को अकेला देखकर मैंने उससे कहा, सुबह जो भैया तेरे कान में कह रहे थे मैंने सब सुन लिया था। बता मेरे भाई को उसके हिस्से का प्यार और उसका अधिकार दिया क्यों नहीं। वो बोली, अभी एक ही दिन तो हुआ है मुझे इस घर में आए हुए, सब्र कर, उन्हें उनके सारे हक मिल जाएंगे, कहकर अपने कमरे में चली गई। इसी तरह समय खुशी से बीत रहा था। तभी एक दिन भैया ने बताया कि उनका प्रमोशन और ट्रांसफ़र बेंगलोर में हो गया है। 10 दिन बाद ज्वाइनिंग है। मैं और रीत एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते थे, तो भैया के कहने पर मैं भी उनके साथ बंगलौर आ गई और एमबीए में एडमिशन ले लिया। बंगलौर आकर भैया ऑफिस जाते थे, रीत घर संभालती थी और मैं कॉलेज जाती थी। कॉलेज में मेरी मुलाकात मनीष से हुई, जहाँ एक तरफ भैया और भाभी का प्यार परवान चढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्यार ने मुझे और मनीष को अपने रंग में पूरी तरह रंग लिया था। जब रीत को मनीष के बारे में बताया तो उसने मुझे समझाया, दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो। पर यह दिल कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। रीत हमेशा मुझे समझाती, अपनी मर्यादा में रहना, अपने परिवार की इज्जत पर कोई आँच मत आने देना। लेकिन मुझ पर और मनीष पर प्यार का ऐसा जादू चला कि कुछ पता ही नहीं चला कि कब हम एक दूसरे के दिल में रहते रहते शारीरिक संपर्क में आ गए। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मनीष का कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। उसने मुझे तो अपने परिवार से मिला दिया था और आज वो अपनी माँ को लेकर मेरे घर आने वाला था। मेरी खुशियों को मेरी ही नज़र लग गई। मेरे घर आने से पहले ही मनीष का एक्सीडेंट हो गया। ज़िंदगी को खुलकर जीने वाला, हमेशा जीत की चाह रखने वाला आज मौत से हार गया।
मैं तो जैसे पागल ही हो गई। मैं भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके मनीष के पास जाना चाहती थी, पर जिसके पास रीत जैसा दोस्त है उससे कुछ हो ही नहीं सकता। रीत ने मुझे संभाल लिया। अभी तो मैं मनीष की मौत के सदमे से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई थी कि मुझ पर एक और गाज गिरी। मनीष खुद ये दुनिया छोड़कर जा चुका था, पर उसके प्यार का रंग मेरी कोख में था। मैं और रीत दोनों डरे हुए थे कि अब क्या होगा। घर वाले तो हमको कभी माफ़ नहीं करेंगे। तभी रीत उठी। उसने मेरे और अपने आंसू पोंछे और मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मेरी किस्मत मुझसे ज़्यादा ही नाराज़ थी। शायद डॉक्टर ने गर्भपात करने से मना कर दिया। 12 हफ्ते से ज़्यादा का गर्भ गिराना संभव नहीं था। मैं और रीत घर आ गए। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी भैया घर वापस आ गए और उन्होंने बताया कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाना है, 6 महीने के लिए, पर वो परिवार के साथ नहीं ले जा सकते। तभी रीत ने कहा, आज का दिन बहुत अच्छा है, दो खुशखबरी एक साथ आई हैं। 2 खुशखबरी? दूसरी क्या है? भैया ने चौंक के पूछा। रीत ने उनसे कहा, आपका प्रमोशन होने वाला है और आप पापा बनने वाले हैं। रीत की बात सुनकर भैया ने उसे प्यार से गले से लगा लिया। मैं कुछ बोलना चाहती थी, पर रीत ने रोक दिया। रीत के माँ बनने की खबर सुनकर भैया ने अमेरिका जाने से मना कर दिया, तो रीत ने जाने के लिए मना लिया। अगली सुबह जब भैया ऑफिस गए तो मैंने उससे कहा कि ये सब क्या है, तुम क्या करने वाली हो, मुझे भी बताओ। तो उसने कहा, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया और आगे भी जो सही लगेगा करूँगी, तुम बस मेरा साथ देना। और जल्दी से तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाकर रीत ने अपनी बातों से उसे भी मना लिया हमारा साथ देने के लिए। शाम को जब भैया उसे लेकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, गर्भ धारण करे, डिलीवरी 8 महीने से पहले नहीं होने वाली। डॉक्टर के आश्वासन और रीत के वादा करने पर कि मेरे पेपर होते ही हम दोनों कानपुर मम्मी पापा के पास चले जाएंगे, भैया अमेरिका चले गए। अब बस घर पर हम दोनों थे। मम्मी हमारे पास आना तो चाहती थी, लेकिन दादी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण नहीं आ पाती थी। भैया को गए 4 महीने हो गए थे। घर वालों ने भी हम पर कानपुर आने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था, पर कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल रहे थे। अब लगने लगा था कि कोई बहाना काम नहीं आएगा, तो रीत ने रोते हुए मम्मी को फ़ोन करके बताया कि आज वो बाथरूम में गिर गई, जिससे उसे थोड़ी चोट लगी है और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने के लिए कहा है और यात्रा के लिए बिल्कुल मना किया है। मम्मी ने उसे वहाँ रहकर आराम करने की सलाह दी और मुझे उसका ध्यान रखने की हिदायतें। किसी तरह 2 महीने और बीत गए। अब रीत के पापा और मेरी दादी के स्वास्थ्य में सुधार था, इसलिए दोनों मम्मी बेंगलोर आने वाली थीं। उनके हिसाब से तो यह रीत का 7वां महीना था और 7वें महीने उसकी गोद भराई होनी थी। भैया के आने में भी सिर्फ 1 ही हफ्ता बचा था। गोद भराई का कार्यक्रम भैया के आने के बाद का ही रखा गया। मैं बहुत डरी हुई थी कि अब क्या होगा, अब तो सबको सच पता चल जाएगा। रीत ने मुझे हिम्मत बंधाई और मुझे लेकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर से मेरी डिलीवरी आज ही कराने को कहा। सारी तैयारी हो गई, मुझे एडमिट करा दिया गया। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले उसने मुझे मम्मी का फ़ोन मिलाकर दिया और कहा कि मैं मम्मी को बोलूं कि डॉक्टर के पास जाते समय हमारा एक्सीडेंट हो गया है। भाभी की डिलीवरी अभी करानी पड़ रही है और मेरे पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से प्लास्टर चढ़ेगा, इसलिए आप लोग जल्दी आ जाओ। मैंने वैसा ही किया। 2 घंटे बाद हमारे पास एक प्यारी सी गुड़िया थी। रीत ने डॉक्टर से कहकर मेरे पैर में प्लास्टर भी करवा दिया, क्योंकि उसे पता था कि मुझे आराम की ज़रूरत है, पर वो मुझे नहीं उसे मिलेगा, क्योंकि माँ वो बनी है, मैं नहीं। हम लोग जल्दी से घर आ गए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि सच की घर वालों को भनक भी लगे। रात को हम अस्पताल से घर आए और अगली ही सुबह मेरे और रीत के मम्मी पापा दादी को लेकर हमारे पास आ गए। सब गुड़िया को देखकर बहुत खुश थे। मेरी इतनी बड़ी गलती को छुपाकर रीत ने मेरी बेटी को अपना लिया। साथ ही मुझे सबकी नज़रों में महान बना दिया, यह कहकर कि मैंने उसका बहुत ध्यान रखा, पर अपने साथ लापरवाही करी।
जिस वजह से मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। पर हकीकत में महान मैं नहीं, वो थी जिसने मेरी नाजायज़ बेटी को अपनाकर उसे सबका प्यार दिलाया, साथ ही मुझे घर वालों और दुनिया वालों की नज़र से बचा लिया। बेटी को जन्म भले ही मैंने दिया, पर माँ वो बनी थी। आज मेरी भाभी ने मेरी बेटी को ही नहीं अपनाया था, मुझे भी सम्मान के साथ जीने का हक दिया था। आज से वो मेरी भाभी से भाभी माँ हो गई थी। अरे पायल, कहाँ खोई हुई हो? प्लेन लैंड हो गया है। नीरव के उठाने पर पायल वर्तमान में आई और वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर आए। सामने रीत और धीरज उनका इंतज़ार कर रहे थे। एयरपोर्ट से बाहर आते रीत और पायल एक दूसरे से कस के गले मिली और गाड़ी में बैठकर ढेर सारी बातें करने लगीं। सारा घर मेहमानों से भरा पड़ा था, क्योंकि आज परिधि की मेहंदी की रस्म जो थी। पायल और नीरव को देखकर रजत ने उन दोनों के पैर छुए। परी ने नीरव को नमस्ते करी, पर पायल से बात नहीं करी। तभी रीत ने कहा, तेरी बेटी तुझसे नाराज़ है, मना ले। पायल ने परी का हाथ पकड़कर पास बैठाया और पूछा, मेरी बेटी मुझसे नाराज़ क्यों है? नाराज़ ना हूँ तो क्या करूँ? मेरी शादी में आप एक दिन पहले आ रहे हो, जबकि आपको तो कम से कम 1 महीना पहले आना चाहिए था। तभी पायल बोली, तुझे तो पता है ना बेटा, तेरे भाइयों के पेपर और फूफा जी के काम की वजह से जल्दी नहीं आ पाई। पर अब तेरे साथ तेरे ससुराल चलूँगी, वहाँ रहूँगी 1 महीना। पायल की बात सुनकर सब हंसने लगे और पूरा घर हंसी ठहाकों से गूंज गया। मेहमानों की भीड़ और शादी की तैयारियों के बीच रीत और पायल को अकेले में बात करने का समय ही नहीं मिल रहा था। रात को मेहंदी का कार्यक्रम बहुत अच्छे से निमट गया। जब सब सोने जाने लगे तो नीरव ने रीत से कहा, भाभी, आप दोनों ने आज भी सबके सोने के बाद रात भर जागकर बात करनी होगी ना? रीत बोली, और नहीं तो क्या, अब हम दोनों सहेलियां बैठकर रात भर बातें करेंगे। चल पायल, तू काफ़ी बनाकर छत पर ला, तब तक मैं बिस्तर लगाती हूँ। फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे और कॉफ़ी पियेंगे। अभी परी ट्रे में 2 कॉफ़ी लाई और रीत को देते हुए बोली, ये लो माँ, आप दोनों कॉफ़ी, आप लोग जाइए और आराम से बातें करिए। वो दोनों कॉफ़ी लेकर ऊपर आ गईं। वक्त कितनी तेज़ी से बीत जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। नन्ही सी परी मेरी गोद में खेला करती थी और आज देख, बिना कहे भी सब समझ जाती है, और कल तो शादी करके विदा भी हो जाएगी। कहते कहते रीत की आंखें भर आईं। तभी पायल ने कहा, तेरी बेटी बिल्कुल तेरी तरह समझदार है। मेरी नहीं, हमारी बेटी, रीत ने कहा। पायल, मुझसे ज़्यादा वो तेरी बेटी है। रीत, हाँ ये सच है कि वो मेरी बेटी है, पर एक सच यह भी है कि तूने उसे जन्म दिया है और कल तू और नीरव जी ही परी का कन्यादान करना। पायल, तू कुछ पागल है क्या? रीत, तू चिंता मत कर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं सब संभाल लूँगी। जो बातें तेरे और मेरे बीच की हैं वो कभी किसी को पता नहीं चलेगी। पायल, हाँ मुझे पता है, तू सब संभाल लेगी, तूने पहले भी सब बहुत अच्छी तरह से संभाला है। याद है जब भैया वापस आए थे और उन्होंने नन्ही गुड़िया को पहली बार गोद में लिया और कहा था, रीत ये तुम्हारे और मेरे प्यार की निशानी है, रीत और धीरज की रिद्धि। तो तुमने कहा था, आपके और मेरे प्यार की निशानी अगर इस दुनिया में है तो सिर्फ पायल की वजह से, वरना उस एक्सीडेंट के बाद तो मुझे लगा था कि मैं और हमारा बच्चा अब नहीं बचेंगे। अगर ये हिम्मत और समझदारी ना दिखाती तो मुझे उसी वक्त अस्पताल ना लेकर जाती तो न जाने क्या होता। इसलिए आपकी और मेरी नहीं, आपकी, मेरी और पायल की बेटी है। पायल, रीत और धीरज की परिधि, तूने कितनी आसानी से एक के बाद एक झूठ बोलकर मुझे किसी की नज़रों में गिरने नहीं दिया, साथ ही कितना महान बना दिया सबकी नज़रों में। मुझे नाज है तुम पर मेरी भाभी माँ। रीत, जिस झूठ से किसी का कुछ अच्छा होता है वो झूठ बुरा नहीं होता, और देख मेरे इस झूठ से मुझे कितनी प्यारी बेटी मिल गई है। पायल, मैं तो 1 महीने की परी को छोड़कर मम्मी पापा के साथ कानपुर आ गई थी। तुम दोनों ने परी को संभाला, दादी के जाने के बाद से लेकर मेरी शादी नीरव से करवाने तक, और पापा के जाने के बाद माँ को संभालने तक तूने हर जिम्मेदारी कितने अच्छे से निभाई। परी से जुड़े हर फैसले में मुझे शामिल किया
उसका पहला स्कूल चुनने से लेकर उसके लिए लड़का चुनने तक मेरी राय ली, पर अब बस कन्यादान तू और भैया ही करेंगे। तभी भैया छत पर आते हैं और कहते हैं कि बाकी की बातें तुम दोनों कल कर लेना। पायल भी थकी हुई होगी और तुम्हें भी कल बहुत सारे काम करने हैं। पायल: हाँ भैया, सही कह रहे हो, अब हमें चलना चाहिए, कहकर हम तीनों नीचे आ गए। अगली सुबह जब मैं उठी तो देखा रीत पहले से ही उठी हुई है और काम में लगी हुई है। सारा दिन काम करती, मेहमानों का ख्याल रखती, शादी के सारे इंतजाम देखती। बारात के स्वागत से लेकर परी के कन्यादान तक रीत ने सभी कार्य बड़ी कुशलता से पूरे किए। लेकिन परी की विदाई पर वो हिम्मत हार गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। आज अपनी दोस्त की हिम्मत और निश्चल प्यार देखकर मैं एक बार फिर उसके आगे नतमस्तक हो गई।